हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 5 सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है। अब तक जिन्होंने उन क्लासेस को नहीं देखा, एक बार उन क्लासेस को विजिट कीजिए। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारी क्लास से क्वेश्चंस कैसे आपको डायरेक्ट मिलेंगे। प्रीवियस ईयर भी उठा के देखिए कि किस तरह के कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड किया है। तो एक बार ज़रूर विजिट करें प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को। आगे आज बढ़ते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला ही प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक कहाँ पर स्थित है। तो क्वेश्चन में ही देखिए एक आपको और क्वेश्चन मिल गया कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो अमरकंटक पे है। कहाँ पे? अमरकंटक से निकलती है ये सोन नदी। और पूछ रहा है कि यही अमरकंटक जो है कहाँ पर है। तो देख लेते हैं कहाँ है। मैकालगंज में है, राजमहल हिल्स में है, मकालू पहाड़ी पे है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर बात करें अमरकंटक, सोन नदी के बारे में आपसे नहीं पूछा है, आपसे पूछ रहा अमरकंटक के बारे में। तो अमरकंटक कहाँ से निकलता है? ऑप्शन ए राइट है, मैकाल रेंज से। बात करें मैकाल रेंज की, तो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। आइए मैकाल रेंज के बारे में हम लोग डिटेल देख लेते हैं। मैकाल रेंज और अमरकंटक के बारे में एक बार डिटेलिंग कर लेते हैं। देखिए, अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। ठीक है, अगर डीप जाए तो अनूपपुर जिले को आप याद रख सकते हैं। और यह मैकाल पर्वत श्रृंखला पर, कहाँ पे है अमरकंटक? तो मैकाल पर्वत श्रृंखला है, मैकाल रेंज पर है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं, अब अमरकंटक से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं कि अमरकंटक यहाँ पे, तो ये किस पर्वत पे है? मैकाल श्रृंखला पे, मैकाल रेंज पे। ऊंचाई इसकी कितनी है? तो देख लेते हैं ऊंचाई कितनी है। समुद्र तल से कितनी है? 1067 मीटर, यानी कि 1067 मीटर ऊंचाई है। और नदियाँ कौन कौन सी निकलती हैं भाई यहाँ से? अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है, और जोहिला नदी निकलती है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जोहिला नदी बहुत बार पूछी गई है। नर्मदा नदी भी पूछा गया है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है। गिरती कहाँ पे है ये? कहाँ पे? अरब सागर में। गिरती कहाँ पे है? अरब अरब सागर में गिरती है। कहाँ पे? अरब सागर में गिरती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ऐसी वेस्ट फ्लोइंग नदी है। कैसी है? वेस्ट फ्लोइंग नदी है, यानी कि पश्चिम की तरफ बहती है। इसका उद्गम कैसा है? तो नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्या बनाती है? तो यह डेल्टा नहीं, बल्कि नर्मदा नदी क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है नर्मदा नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। सोन नदी और जोहिला नदी में पूछा गया है कि जोहिला नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो अमरकंटक से है। ठीक है, और अमरकंटक मैकाल रेंज मध्य प्रदेश में है। आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। 20 फरवरी 1947 को किसने किसने घोषणा की कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा? तो किसने यह ऐलान किया 20 फरवरी को? 20 फरवरी का डेट भी पूछ लिया गया है कि कब ऐलान हुआ था। तो 20 फरवरी को डेट आपको याद रखना है। 1947 में किसने घोषणा किया कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड क्या है ये? वेवेल है, वेवेल। उसके बाद क्लेमेंट एटली। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसने यह घोषणा किया था? क्लीमेंट एटली। उस समय यह क्या था? तो ब्रिटेन का क्या था? इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन का क्या था? यह पीएम हुआ करता था उस समय, पीएम था। और इसी ने यह घोषणा किया कि भाई 20 फरवरी 1947 को इसने घोषणा किया कि जून 1948 तक सत्ता हम किसको दे देंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे इंडियंस को, भारतीयों को। ठीक है, क्लीमेंट एटली। बहुत बार पूछा गया है एटली के बारे में। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। विस्मी, बरैल, लुसाई, यह सभी क्या है? देखिए, हमारी अब तक की जितनी भी क्लासेस हुई हैं, आगे भी ये प्रैक्टिस सेट जारी रहेगा। इसके बाद हम बिहार स्पेशल भी लेकर आ रहे हैं क्लासेस को। और हमारी सारी क्लासेस क्या होंगी? यूट्यूब पर ही होंगी और फ्री होंगी। देयर इज़ नो पेड क्लास। यहाँ पे कोई भी पेड क्लास नहीं होगा, सब कुछ क्या होगा? फ्री में होगा, फ्री पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको सारी मटीरियल आपको पेड से भी बेहतर मटेरियल यहाँ पे दिए जाएंगे। वैसे आपने अगर क्लास को देखा है, विजिट किया है हमारी क्लासेस को, तो आपको अंदाज़ा, एक ओवरव्यू तो मिल ही गया होगा। अब देखते हैं कि मिस्मी, बरैल, लुसाई सभी क्या है। तो देखिए, जनजातियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, नदियाँ हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, मिस्मी हो गया, बरैल हो गया, लुसाई, ये सभी पूर्वोत्तर की क्या है? ये हमारा सिक्किम, और सिक्किम के बाद से ये क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके बाद से मिजोरम आता है, और मणिपुर तथा मिजोरम, और उसके बाद से ये त्रिपुरा हो गया। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसके नीचे ही क्या? नागालैंड आता है, नागालैंड के नीचे क्या आता? मणिपुर आता है, और मणिपुर के नीचे ये जो लटका हुआ भाग है, यही पोर्शन क्या होता है? मिजोरम हो गया। और ये जो है क्या है? त्रिपुरा है, जो कि तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब बात करें कि जो ये मिसमी हो गई, कहाँ की पहाड़ी है?
पहाड़ियाँ भी है और ये क्या है, जनजातियाँ भी है अरुणाचल प्रदेश की। बराइल भी, लुसाई जो है कहाँ की, तो यह लुसाई मिज़ोरम की, कहाँ की, लुसाई जो है मिज़ोरम की क्या है, पहाड़ी भी है और यह जनजाति भी है। तो इसीलिए देखिए जनजातियाँ और ये पहाड़ियाँ दोनों हैं, ठीक है। और देखिए अब इससे इसके पहले आपने अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मैंने भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल यानी कि जितनी भी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को मैंने कवर कर रखा है। वहाँ पे आपको मैंने डिटेल क्लास दिया हुआ है, फुल डिटेल क्लास आपको दिया गया है, वो भी फ्री में, नो पेड। तो आप अगर जा कर के एक बार उनको विजिट करेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपका लेवल जो है किस लेवल तक आपने ज्योग्राफी को इतना डीप मैंने पढ़ाया है कि कुछ भी नहीं छूटेगा। तो एक बार आप उन क्लासेस को विजिट ज़रूर करिए। ऑप्शन डी इसमें क्या है, राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन आपको वहीं पे मिल जाएगा, सारी पहाड़ियाँ विद मैप मैंने वहाँ पे पढ़ाया। एक बार और देख लीजिए, देखिए यहाँ पे एक बार यहाँ पे मैप में मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा कि देखिए ये क्या है, डाफला पहाड़ियाँ, ये डाफला पहाड़, डाफला हिल्स कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ये उसके बाद से क्या है, ये देखिए मिसमी, मिशमी पहाड़ी, कौन सी, डाफला, डाफला के ऊपर क्या, मिसमी पहाड़ी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये देखिए हिल्स भी है और ये क्या है, ट्राइब भी है, जनजाति भी है। उसके बाद से देखिए बरैल, ये देखिए बरैल रेंज, ये देखिए बरैल क्या है, तो यह एक पहाड़ी भी है और जनजाति भी है। आप लोग वहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी में जाइए, वहाँ पे आप ट्राइबल यानी कि जनजातियाँ और जो हमने पहाड़ियाँ पढ़ाया है वहाँ पे आप स्पष्ट तौर पे मैप में आप इन सबको देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मोगलीपुत्तिस द्वारा लिखी गई है। यानी कि मोगलीपुत्तिस यह किसके दरबार में था, अशोक के दरबार में था। और यह क्या था, यानी कि तीसरी बौद्ध, थर्ड बौद्ध संगीति हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति किसके समय, अशोक के समय हुई थी और इसकी अध्यक्षता इसी ने मोगलपुत्तिस ने किया था, ठीक है। और यह इसने कौन सी बुक लिखी है, तो कल्पसूत्र। इसको किसने लिखा है, भद्र बाहु, किसने लिखा है, भद्र बाहु, जो कि कैसा, एक जैन सेंट था, ठीक है, जैन साधु था। और ये कहाँ पे चला गया था, जब बिहार में या पटना में अकाल पड़ा तो यह कहाँ, साउथ में चला गया था, दक्षिण भारत में चला गया था, ठीक है। कथावस्तु और बुद्ध चरित्र किसने लिखा है, तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र को लिखा हुआ है, किसने, अश्वघोष ने। और उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बात करें मोगलपुत्तिस ने क्या लिखा है, कथावस्तु को लिखा हुआ है, ऑप्शन बी क्या है। और ये मोगलपुत्तिस कहाँ का था, श्रीलंका का था। ये भी पूछा गया प्रश्न है कि कहाँ का था, यह श्रीलंका का था, भारत आया था और बौद्ध धर्म का यह भी क्या था, अनुयायी बन गया था। आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है, सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई। भाई आपको अब सबसे पहले घटना घटित होने के लिए आपको इनके सारे ईयर पता होने चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। किसके लिए हुआ था, किसके विरोध में, रॉलेट एक्ट जो कि मार्च 1919 में आया था उसके विरोध में। क्योंकि प्रश्न पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध में हुआ था, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। कब हुआ था, इस दिन पूछा गया है बार बार बीपीएससी टीआरई 1-2 में भी पूछा गया कौन सा दिन था, बैसाखी का, किसका दिन था, बैसाखी का दिन था, ठीक है, लोहड़ी नहीं बल्कि बैसाखी का दिन था। बात करें स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, 1923 में। किसने गठन किया था, तो चितरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू प्लस CR दास। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि जब यहाँ पे फैक्ट आ ही गया तो मैं इसके बारे में सारे डिटेल के फैक्ट को दे रही हूँ कि 1923 में गठन हुआ और मोतीलाल नेहरू और CR दास ने इसका गठन किया था स्वराज पार्टी। काकोरी ट्रेन लूट कहिए, ये कब हुआ था, काकोरी ट्रेन लूट कब हुई थी, तो यह 1925 में हुई थी, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में हुआ था। कब हुआ था, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। अब देखिए सबसे पहले कौन सी घटना घटित होती है, तो इनमें से सबसे पहले अगर बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या अधिक है। तो किस जिले में, बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे क्या है, मेल की जनसंख्या क्या है, कम है और फीमेल की जनसंख्या क्या है, ज़्यादा है। कौन सा ऐसा बिहार का जिला है, तो देखते हैं गोपालगंज है, बेगूसराय है, पटना है, सिवान है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कौन सा है यह जिला, गोपालगंज जिला है, जहाँ पे क्या है, देखिए 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार के गोपालगंज जिले में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी क्या थी, ज़्यादा। और इस जिले में
1000 पुरुष थे। कितने? 1000 पुरुषों पर कितनी? 1015 महिलाएं थी। मतलब क्या है कि बिहार के, मैं यहाँ पे समझाने का कोशिश करती हूँ। यहाँ पे एक बार देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन बिहार स्पेशल से बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोपालगंज में कितनी, यानी कि 1K, मैं ऐसे लिखती हूँ 1K क्या थे? मेल थे। और फीमेल कितनी थी? 1015। मतलब क्या है कि 15 महिलाएं ज़्यादा थी। ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा गोपालगंज जिले में। ठीक है। बात करें अगर कि वही भागलपुर और मुंगेर जिलों में 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है? यानी कि 879 महिलाएं हैं। मतलब कम वहाँ पे महिलाओं की आबादी है। याद रखिए। अब देखते हैं 7वां प्रश्न। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? तो वह अपनी सहमति से रोक सकते हैं, इसे पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकते हैं, इसमें 6 महीने से अधिक देरी नहीं हो सकती, या अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। बात करें, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो भैया ऑप्शन डी राइट आंसर है। राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए क्या होते हैं? बाध्य होते हैं। बात करें राष्ट्रपति किसमें है? आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति की बात की गई है। ठीक है। आगे बढ़ते देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, रामपुरवा में स्थित अशोक का लघु है, क्या है? लघु स्तंभ किस लेख में पाया जाता है? तो क्या कहाँ पे है? रामपुरवा में स्थित अशोक स्तंभ जो है, अशोक का लघु स्तंभ है, किस राज्य में है, किस स्टेट में पाया जाता है? तो आपको रामपुरवा पता होना चाहिए कहाँ पे है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें रामपुरवा की, तो ये कहाँ पे है? बिहार राज्य में है। और यहीं से अशोक का यहाँ पे लघु स्तंभ लेख पाया गया था। 9वां प्रश्न देखते हैं। 1906-7 में बाबा ठाकुरदास ने बिहार के किस जिले में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी? सबसे पहले बात करें कि अगर बात करें कि बिहार में 1906-7 में बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो बाबा ठाकुरदास ने की। कब किया? 1906-7 में किया। 3 फैक्ट तो यहीं पे आपको याद हो गए। अब देखते हैं कहाँ पे इन्होंने किया था। तो मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, पटना में, या गया में? तो पटना में इन्होंने स्थापना किया था। आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि बाबा ठाकुरदास ने 1906-7 में पटना में जो है रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की। वैसे रामकृष्ण सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था कोलकाता में। ठीक है। 10वां प्रश्न देखते हैं। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस समिति की स्थापना की? देखिए, और ये प्रश्न कहाँ पे? टीआरई 3 में पूछा गया है। उसके बाद बीपीएससी प्री में भी पूछा गया है यह प्रश्न। ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, सेवा समिति, सोशल सर्विस लीग, उपयुक्त में से कोई नहीं। या देखिए कहा ना बीपीएससी प्री 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो कौन सी सोसाइटी है? तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन समिति या सोसाइटी की स्थापना किया था। आगे देखते हैं 11वां प्रश्न क्या है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल कितने में? 5 वर्ष का, 6 वर्ष का। यह एक अस्थायी सदन है। उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से बात करें अगर राज्यसभा की, तो देखिए किस आर्टिकल में है? तो मैंने बताया था, पिछली क्लासेस सब हुई हैं उनमें मैंने बताया है सरला। आपको याद रखना है क्या? मैं यहाँ लिखती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ क्योंकि आपको ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल बहुत पूछा जाता है। सरला। अब सरला से क्या हो गया? संसद। संसद संसद किस में है? आर्टिकल 79 में। र से क्या हो गया? राज्यसभा। यह किस में है? तो आर्टिकल 80 में है। ला से क्या हो गया? लोकसभा। और यह किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 81 में है। तो आपको ये तीनों आर्टिकल बहुत पूछे जाते हैं, इससे सरला दीदी को याद रखिए कि संसद 79 में है, राज्यसभा 80 में है, लोकसभा 81 में। अब बात करें कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो देखिए भैया संसद क्या है? एक अस्थाई सदन है। यह कभी जो है इसका कार्यकाल नहीं होता, बल्कि यह अस्थाई सदन कभी भंग ही नहीं होता। पूछता है ना कि कौन कभी भंग नहीं होता? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। तो भाई राज्यसभा कभी भंग नहीं होने वाला है। राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके सदस्य बदलते रहते हैं। आइए उन सभी फैक्ट को हम जान लेते हैं। सदस्य, देखिए राज्यसभा का नहीं बल्कि इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट में, आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने? 6 साल का होता है। और हर दूसरे साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हर दूसरे साल राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं। मतलब क्या है? प्रश्न पूछता है कि राज्यसभा क्या है, तो है यह एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा क्या है? अस्थाई सदन है, मतलब कभी भंग नहीं होता है। और हर 2 वर्ष बाद, प्रश्न यही आता है, 2 वर्ष बाद कितने सदस्य बदलते हैं? 1/3, 1/3 सदस्य। देखिए 1/3 बोला है, 2/3, कन्फ्यूजन हो जाती है कितने साल और कितना तिहाई। तो भाई 2 वर्ष में 1/3, 1/3 सदस्य बदलते हैं। राज्यसभा अस्थायी सदन है और इस कभी विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो? 250 हो सकती है, जिसमें से 238 राज्यों की
चुनाव राज्य से आते हैं और बाकी जो कहाँ से आते हैं, विधानसभाओं से आते हैं, यूटी और विधानसभाओं से आते हैं। ठीक है, यह थे इंपॉर्टेंट फैक्ट किससे, राज्यसभा से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12वां प्रश्न, भारतीय उच्च न्यायालय अस्तित्व में किस वर्ष आया। उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है अस्तित्व में किस वर्ष आया। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1961, 2 अक्टूबर 1952 और इनमें से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बात करें इसमें से ऑप्शन ई राइट है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 में इसका पहला गठन हुआ और इसकी पहली बैठक 28 जनवरी कब हुई थी, 28 जनवरी 1950 को इसकी पहली बैठक होती है। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि प्रश्न यह भी पूछा गया है। ठीक है, 13वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। तो मौलिक कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। स्वर्ण समिति, शाह है, क्या है ये, शाह, मैं यहाँ लिख देती हूँ यहाँ पे, शाह शाह समिति, जस्टिस वर्मा समिति, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बात करें मौलिक कर्तव्य की तो इसमें ऑप्शन ए राइट है, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। संविधान संशोधन कौन सा, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। आप भाई इतना फैक्ट तो आपको किसी भी तरह से याद रखना है। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। करें, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन के जरिए साल 1976 में, यानी कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में हुआ। और इसमें संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो कौन सी समिति, स्वर्ण सिंह समिति। कब हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और इस संविधान संशोधन के जरिए संविधान में भाग 4 क को जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाग 4 क को जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 क में 11 मौलिक कर्तव्यों को शामिल कर लिया गया। तो भाई क्या क्या, 42वां संविधान संशोधन 1976, क्या क्या याद रखना है, कैसे याद रखना है, देखिए 1976 हो गया। अब क्या जोड़ा गया, इसमें लिख लीजिए, जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया, तो भाग 4 क। उसके बाद आर्टिकल पूछे, अनुच्छेद 51 का में क्या जोड़ा गया, कितने, तो इसी में अनुच्छेद 51 क में ही 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। बस इतना ही है। आप इतने सारे फैक्ट को तो याद ही रख सकते हैं। सारे फैक्ट जितने मैंने बताया पूछे जरूर जाते हैं। 14वां प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1989, 1981, 1983, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बात करें मद्रास महाजन सभा की तो इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 1984 में होती है। कब होती है, 1984, मतलब इसमें से कोई नहीं है। आइए मैप में एक बार मैप बनाती हूँ, अब देखते हैं कहाँ पे है यह। देखिए ये हो गया पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, और ये क्या, ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट। यहाँ पे 5 राज्य कौन कौन से, पश्चिमी घाट में 5 राज्य हैं और पूर्वी घाट पे 4 राज्य हैं, यानी कि टोटल कोस्टल लाइन पे कितनी स्टेट है, 9 स्टेट है। देखिए अब ज्योग्राफी के क्लासेस को देखेंगे तो मैंने बहुत ही बेहतरीन मैप के साथ पढ़ाया हुआ है, आपको एक एक चीज़ कन्फर्म हो जाएगा। ये क्या हो गया, गुजरात, गुजरात के नीचे क्या है, एमएच, एमएच के नीचे क्या है, ये गोवा, छोटा सा गोवा, गोवा के बाद से ये कर्नाटक, और कर्नाटक के नीचे क्या हुआ, केरल। ठीक है, केरल। अब इधर देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर क्या है, तो यह आंध्र प्रदेश है, एपी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो अब देखिए मद्रास कहाँ पे है, चेन्नई, चेन्नई कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो यहाँ यहीं पे मद्रास है और यहीं पे कब, 1884 में, 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना यहीं पर होती है। भाई क्लियर हो गया ना। अब आइए फैक्ट देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत ज़रूरी है। मद्रास महाजन सभा, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्वगामी माना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन लाइन को करिए, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती किसे माना जाता है, तो मद्रास महाजन सभा को ही माना जाता है। और इसकी स्थापना 16 मई 1884 को की गई थी। कब हुई थी, 16 मई 1884 को। और आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में होती है, इसीलिए इसे पूर्वगामी माना गया, 1885 में होती है। ठीक है, देख लीजिए। अब कह रहा है जी सुब्रमण्यम अय्यर, एम वी राघवाचारी और पी आनंद चार्लू इसके सदस्य थे। भाई इंपॉर्टेंट है, या इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि किसने, कौन कौन इसमें सदस्य थे स्थापना में मद्रास महाजन सभा की। तो सुब्रमण्यम अय्यर थे, वीर राघवाचारी थे और पी आनंद चार्लू थे। मैंने सारे फैक्ट दे दिया किससे संबंधित, मद्रास महाजन सभा से। अब क्या कोई भी फैक्ट, कोई भी प्रश्न आपके इस क्लास से बाहर जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि सब कुछ यहाँ पर फ्री में मिलेगा, देर इज़ नो पेड कोर्स, यहाँ पे कोई पेड कोर्स नहीं है। आप क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और क्लासेस से बने रहिए। महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण भारत, यानी कि दक्षिण भारत नहीं बल्कि क्या होगा,
दक्षिण अफ्रीका में किसकी कानूनी समस्या को सुलझाने के लिए आमंत्रित किया गया था? यानी कि 1800 गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए? 1893 में। क्यों गए थे? तो कानूनी समस्या को सुलझाने के लिए। अब किसकी सुलझाने के लिए गए थे समस्या, ये आपसे पूछा है। तो कश्मीर के एक अब्दुल्ला की, बंगाल के टीटू मीर की, बिहार के इमाम की, या गुजरात के दादा अब्दुल्ला की, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भाई किसकी समस्या को सुलझाने गए थे? यह जो है ऑप्शन डी राइट आंसर है। गुजरात के दादा अब्दुल्ला की समस्या को सुलझाने गए थे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका। कहाँ पे? तो डरबन में। डरबन में। ठीक है, आगे देखते हैं, 16वां प्रश्न देख लेते हैं। गुजरात के दादा अब्दुल्ला के कानूनी समस्याओं को सुलझाने के लिए महात्मा गांधी किस वर्ष डरबन पहुंचे थे? डरबन किस वर्ष पहुंचे थे? तो देखिए 1890, 1893, 1906, 1885। तो कब पहुंचे? 1893 में पहुंचे। तो बात करें 1885 में आईएनसी का गठन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1893 में ही विवेकानंद जी शिकागो भी गए थे। कहाँ गए थे? शिकागो। विश्व धर्म संसद में भाग लेने शिकागो गए थे, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। 17वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? किस अधिवेशन में की गई थी? तो देखिए कानपुर अधिवेशन 1925, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू। प्रश्न पूछा गया कि सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कानपुर अधिवेशन की। कब किया था? 1925 में किया था। देखिए 3 क्वेश्चन तो आपको यही मिल गया। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता 1931, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? लौह पुरुष, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ, मैं सिर्फ पटेल जी लिख रही हूँ, ठीक है, पटेल जी लिख रही हूँ, पटेल जी ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, लौह पुरुष भी कहा जाता है और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है इनको। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करें अगर कि पूर्ण स्वराज की मांग कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन 1929 था, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। कब की? और नदी कौन सी थी? रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर इन्होंने किया था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 में रावी नदी के तट पर। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ये सारे फैक्ट जितने मैं बताते जा रही हूँ सबसे एक क्वेश्चन बना हुआ है और आपको बीपीएससी टीआरई 4 में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मतलब मेरी क्लास से बाहर बिल्कुल भी प्रश्न नहीं जाएंगे और आपको 100% गारंटी है कि यहाँ से प्रश्न आपको आपके एग्जाम में, मैंने टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के लिए भी क्लासेस चलाई थी और वहाँ देखिए मेरी क्लास से प्रश्न बने भी हैं। संविधान के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान की जो पहली बैठक हुई उसकी अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी ने, सच्चिदानंद सिन्हा जी। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बात करें कब हुई थी संविधान की पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है और इस अस्थाई अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा जी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष थे। और 11 दिसंबर 1946 को ही क्या होता है? राजेंद्र प्रसाद जी को, किसे? राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थाई मेंबर चुन लिया जाता है। ठीक है, अस्थाई मेंबर। और 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आते हैं? तो उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आते हैं JL नेहरू जी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी, जिसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है हम समझ लेते हैं, इसके फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है जो संविधान सभा की बैठक हुई इसमें सिर्फ 211 सदस्य शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया था। इस जो बैठक हुई, इस बैठक का, संविधान सभा की जो बैठक हुई थी पहली बैठक 9 दिसंबर को, इसका जो है किसने? लीग ने बहिष्कार कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है कि मुस्लिम लीग इसमें शामिल था कि बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद और HC मुखर्जी को क्रमशः विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। देखिए भाई प्रश्न बनता है ना कि परमानेंट अध्यक्ष किसे चुना गया? तो परमानेंट अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर को चुना गया, लेकिन उपाध्यक्ष की बात करें HC मुखर्जी चुने गए थे। ये भी याद रखिएगा, प्रश्न ये भी पूछा गया है। आगे देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष से प्रश्न पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या कर लिया? अपना लिया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर लिया। प्रश्न ये भी बना हुआ है कि संविधान को अपनाया कब गया? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। संविधान को लागू कब किया गया? लागू तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, मतलब कितने सारे फैक्ट, कितने सारे क्वेश्चंस। हमारी जो भी क्लासेस होती है 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन से कम आपको 50 प्लस या 70 प्लस कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं एक क्लास से मेरे।
19वां प्रश्न है, किस नदी का उद्गम नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से होता है और यह कटिहार जिले के कुर्सेला के पास नदी में मिलती है। देखिए सबसे बड़ी बात अगर पूछ दे महाभारत श्रेणियाँ या महाभारत पर्वत कहाँ पे है, नेपाल में है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है जो क्या कटिहार जिले में कुर्सेला के पास नदी में मिल जाती है? कमला नदी है, कोसी नदी, महानंदा है, सरयू या उपयुक्त में से कोई नहीं तथा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए बात करें कोसी, ऑप्शन बी राइट आंसर है कोसी, जिसे बिहार का सौरव ऑफ बिहार या बिहार का शोक कहा जाता है। सौरव ऑफ बिहार या बिहार का शोक कहा जाता है। बात करें कि दामोदर नदी, दामोदर नदी यह कहाँ की शोक कही जाती है? बंगाल का। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, हमारा 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है यह। 20वां प्रश्न की बराबर की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर के समीप स्थित है? तो किस शहर के समीप है? ऑप्शन ए मखदूमपुर, मुंगेर, मधुबनी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करें बराबर की पहाड़ियाँ, जो बिहार का मखदूमपुर है इसके सबसे समीप है। बराबर की पहाड़ियाँ जिसको अशोक ने और अशोक के जो पौत्र हुए दशरथ, उन्होंने किसको दिया था? तो जैन मुनियों को दे दिया था। जैन जो सेंट थे उनको दे दिया गया था। ठीक है, बराबर की पहाड़ियाँ। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन, बस कहने के लिए 20, कम से कम मैंने यहाँ पे आपको 50+ क्वेश्चंस करवाए हैं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जो हमारे प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट को एक बार विजिट करिए, वहाँ पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी सब कुछ कवर किया गया। और साथ ही साथ बिहार स्पेशल की क्लास चलेगी। उसके बाद से इन प्रैक्टिस सेट के अलावा जो है आपको फिर से थियरी क्लासेस शुरू की जाएंगी BPSC TRE 4 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।